विषय दो बातों पर केंद्रित है। एक तो महाकुंभ लग रहा है, हर चौथे साल अपना कुंभ लगता है, 3 जगह मिला के 12 साल पर कुंभ लगता है और 144 12 बार लग जाने के बाद 144 बार वाला इस बार महाकुंभ लग रहा है। तो उसमें सारा, और वो महाकुंभ कहाँ लग रहा है? तो साहब ये खुद उसका जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभी सलीम साहब ने विस्तार से उस पर बात रखा और आप भी उसी पर जा रहे थे कि इनकी जो संस्था है अपना एनजीटी, उसने घोषित किया है कि गंगा का पानी स्पर्श करने योग्य नहीं है। आप हर 200 मीटर पर आप जो है तो बोर्ड लगाइए बाकायदे, और इससे कोई जानवर इसका पानी नहीं पिएगा, कोई आदमी इसका स्पर्श नहीं करेगा। और फिर उनका ये है कि 40 करोड़ लोग वहां पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, और फिर उनके लिए जो यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं कि साहब 1,20,000 पर डे के अपना किराए पर वहां डोम बन रहा है और वो मिलेगा। और इससे सीधा जुड़ा हुआ है, अभी आपने देखा कि इस बार चुनाव की घोषणा हुई है। अमूमन पहले होता था कि 21 दिन की पहले नोटिस दी जाती थी, तब चुनाव का घोषणा होता था, नामांकन हो रहा था। और यहाँ पर 7 तारीख को एकाएक नामांकन घोषित हो गया, ये चुनाव घोषित हो गया, उसके 10 तारीख से नामांकन है। और नामांकन कहाँ क्या है साहब? तो उस मिल्कीपुर में, दिल्ली के साथ साथ उस मिल्कीपुर में भी ये वो चुनाव की अपना घोषणा कर रहे हैं, जिसमें पिछले उपचुनाव के साथ उसको कराने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। और मिल्कीपुर की स्थिति से आपको अच्छी तरह परिचित है कि मिल्कीपुर तो कम्युनिस्टों का इलाका रहा है और वहां लंबे अरसे तक वो कम्युनिस्ट पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करती रही है, संसद में भी की है, विधानसभा में भी की है। तो मिल्कीपुर से क्या इतने आतंकित, क्योंकि मिल्कीपुर में मुसलमान बहुत कम है। तो फल ये होता है कि जो उनकी पोलराइजेशन की राजनीति थी कि हम मुसलमानों को आतंकित करते हैं कि सारा हिंदू को लिया जाएगा, तो वो चीज वहां नहीं होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि ये महाकुंभ का जो इतना इसके पहले दिव्य तैयारी होती थी, फिर भव्य तैयारी हुई, और इस बार तो सीधा सीधा जो है व्यावसायिकता की तैयारी है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि यह जो इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता, इतना व्यावसायीकरण उसका किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से ये लोग है कि मिल्कीपुर में ये स्नान करके गंगा नहा ले कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इनका निशाना मिल्कीपुर चुनाव जीतना है, और उस चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे? जी गिरीश जी, आप म्यूट हैं। इस बीच हमारे साथ शशांक यादव जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है शशांक जी। जी गिरीश जी। जी जी जी, मैं जो बात कह रहा था आपने उसको और मोड़ दे दिया। मुझसे जो सलीम साहब ने प्रश्न किया था, मैं उसी आधार के पर बोल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद करनी ही चाहिए कि वो कुंभ को जो उपचुनाव है उसमें भी भुनाएगी, और वो वहां जो दिल्ली में चुनाव है उसको भी भुनाएगी, ये तो स्वाभाविक है। और आज वो उड़ीसा गए हैं मोदी जी, वहां पूरे विश्व के एनआरआई आ रहे हैं, और बताया गया है मुझे वहां भुवनेश्वर में 200 फुट ऊंचे उनके कटआउट लगे हुए हैं। एक अभी चैनल ने कमेंट किया, एक यूट्यूब चैनल ने कमेंट किया कि जब एक ही महानगर में कई कई रामलीलाएं होती है, तो कौन कितना लंबा रावण का पुतला लगाएगा, इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है। तो शायद भाजपा शासित राज्यों में इस बात की अब प्रतिस्पर्धा चल गई है कि मोदी जी का पुतला कौन कितना बड़ा लगाएगा। तो एक तो ये इश्यू है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, वो अपनी जगह है कि भारतीय जनता पार्टी कुंभ को मिल्कीपुर में भी भुनाना चाहेगी और दिल्ली के चुनावों में भी। इरोड की विधानसभा सीट का भी चुनाव है, उसमें भुनाने का कोई सवाल नहीं, भुना नहीं पाएगी। लेकिन एक बड़ा रोचक बात इसमें से निकलती है। वो रोचक बात ये कि 1989 में तो अयोध्या में शिलान्यास किया गया था, और बड़ी रैली गा बजा के आरएसएस ने की थी। और उसी अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने 1989 के चुनाव में लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी
मित्रसेन यादव को जिताया था और अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे पांडे जी, जो आज शायद इस चर्चा में भी आने वाले हैं, जयशंकर पांडे जी को जिताया था। तो मुझे तो वही कहानी फिर लग रही है, वही कहानी फिर लग रही है कि ये हिंदुत्व का परचम लहराते रहेंगे और भारत की बहुत ही प्रबुद्ध जनता, फैजाबाद अयोध्या की प्रबुद्ध जनता, मिल्कीपुर की प्रबुद्ध जनता फिर से इनको वहां डिफीट देगी। और उसके डिफीट के तमाम कारण हैं, अगर आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं उनको भी बता दूंगा। लेकिन मैं यहाँ एक बड़ी घोषणा आपके चैनल के माध्यम से आज की इस बहस को सार्थक बनाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज होने के नाते और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं बड़ी घोषणा करना चाहता हूं कि हमने उपचुनाव जो अभी हुए और तब मिल्कीपुर का भी संभावित था, तो हमने मिल्कीपुर में भी अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था। आपने घोषणाएं पढ़ी होंगी हमारी। लेकिन आज हमने सारा असेसमेंट किया स्थिति का, और सारा असेसमेंट करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए मिल्कीपुर में इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये भी मैं आपको और सेकुलर जनता को और जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित जनता है उसको एक आश्वस्त करने वाला संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे और आपका वाकई कदम वो जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए ये है कि आप हमें बात करें चाहे न करें, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थापना ही इसलिए हुई थी, गठन इसलिए हुआ था कि हम किस तरीके से इस कारपोरेट पूंजीवाद को और जो ये सांप्रदायिक दानों को हम रोक सकते हैं, उसमें आपकी पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। अब हम चाहेंगे हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव जी है। आपकी शशांक यादव जी टिप्पणी इस पर कि महाकुंभ तो हमेशा होता रहा है और वो महाकुंभ यही लोग खुद है। इन्हीं के शब्दों में अगर इन्हीं का आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो जो पानी नहाने लायक नहीं है उसमें यह 40 करोड़ लोगों को एक तरीके से तेजाब में को नहलाने की पूरी प्रोसेस किए हैं और जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपना मोदी जी तो 24 घंटे चुनाव लड़ते रहते हैं, 365 दिन अपने चुनाव लड़ते हैं और उस समय चुनाव न करा करके मिल्कीपुर का इसके साथ चुनाव कराना, दिल्ली के साथ कराना, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे विज्ञापन का, सारे प्रभाव का इनका दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये मिल्कीपुर विधानसभा समझ रहे हैं। और मिल्कीपुर का क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, अभी जैसे अपने गिरीश जी ने एक घोषणा की, लंबे अरसे तक मिल्कीपुर का और फैजाबाद का प्रतिनिधित्व करती रही कम्युनिस्ट पार्टी। उसने भी एक मुफ्त उसने घोषणा कर दिया है कि हम वहां अपना प्रत्याशी नहीं उड़ाएंगे और हमारा पूरी पार्टी लग करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ये विजय बनाने की कोशिश करेगी। आपके शशांक जी, इस पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। पहले तो कॉमरेड गिरीश को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा ही राजनीतिक निर्णय लिया है, उनकी पार्टी ने, वो प्रभारी है और भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जो एक ये पहल करी है, इसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और इस देश की सेकुलर जनता उनके लिए आभारी है। और जहां तक बात है कि यह चुनाव भी आम आदमी लड़ रहा है, चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो, आम आदमी निर्णय कर चुका है कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी होने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खास करके इसकी पहल की है कि उससे बात की जाए चाहे न की जाए, उसने अपने समर्थन की घोषणा कर दी है, जनता के साथ चलेंगे। और इसी तरीके से हमको लगता है कि हमारे सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये जो विद्वेष फैलाने वाली पार्टी है और हमारी कमजोरियों का लाभ उठाने वाली पार्टी है, उसको हम किस तरीके से अपना शिकस्त में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी पहल की है। और ये
समाजवादी पार्टी ने भी पहल किया है कि दिल्ली में हम लोगों ने कहा है कि नहीं, वहां पर केजरीवाल संघर्ष कर रहा, फाइट कर रहा है, तो हम केजरीवाल के साथ रहेंगे। तो अब हम चलेंगे ऐसे हालत में फिर एक बार डॉक्टर गिरीश के पास। डॉक्टर सर गिरीश, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, 1 मिनट। बताओ बताओ आपकी बताओ। आपकी बातें जो अभी आप कह रहे थे, मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं आज के डेट में, और पता नहीं कोई कहने में गुरेज नहीं कि कांग्रेस जो है जिस तरह की भूमिका उसकी होनी चाहिए थी उससे विमुख हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का रोल दिल्ली में है, निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस विपक्ष की जो मजबूती रही है उसमें कांग्रेस बट्टा लगाने का काम कर रही है। चलिए ओके जी, ये तो अपनी बात है और बात सही है कि हम उसी बात पर हम आते हैं अपने डॉक्टर गिरीश जी के पास कि डॉक्टर गिरीश, जिस धुआंधार तरीके से इंडिया गठबंधन को बनाया गया था और लोकसभा चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस ने उसको ध्वस्त किया, अपना चाहे मध्य प्रदेश रहा हो और चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, इन लोगों को उसका परिणाम मिला। लेकिन कहीं से लोग सबक सीखे नहीं। उसके बाद फिर जो है लोकसभा के बाद, अच्छा, लोकसभा में सब लोग एकजुट होकर के आए तो उसका परिणाम भी मिला। अब उसका परिणाम उस हद तक क्यों नहीं मिल पाया, ये तो विचारे विषय है। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर हरियाणा में वही, फिर अपने महाराष्ट्र में वैसे चीजें होती रही। ऐसी हालत में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से संचालित किया जाना चाहिए था उस तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है? इतना होने के बावजूद उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई दफ्तर नहीं है, उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी कोई नियत नहीं है। तो आखिर ये कुछ बन पाएगा या ऐसे ही गड्ढम गड्ढे चलता रहेगा, जिसको जब जहाँ जैसे समझ में आएगा अपना उछल के लड़ देगा, जिसको अपना जो समझ में आएगा, दो पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई तो इंडिया गठबंधन का फैसला हो गया, इंडिया गठबंधन का फैसला हुआ। तो जिस तरीके से प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी करती है, हम भी कहीं ना कहीं क्या उसी रास्ते पे जा रहे हैं? तो उसका विकल्प हम कैसे दे पाएंगे ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेट पूंजीवाद का हम? जी देखिए, बहुत बहुत सीमित समय बचा है और प्रश्न बड़ा लंबा है, तो मैं सूत्रबद्ध रूप से ही बात करूंगा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन सभी को मालूम है कि वो जो तीसरी ताकत की पार्टियां हैं उन्होंने पहल करके बनाया था और कमान कांग्रेस ने हाथ में ले ली, जिसको गठबंधन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो जनता के मूड को नहीं समझ पा रही है। जनता सब जगह भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, दिल्ली में भी हराना चाहती है, और तो जनता के इस मूड को समझ के कांग्रेस अपने हित में राजनीति खेलने लगती है, वो ही दिल्ली में खेल रही है। मैं उस पर बहुत लंबी बात इस समय नहीं करूंगा। जनता फैसला दिल्ली के चुनाव में दे देगी कि कौन सही था कौन सही नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी जी, इस समय खाली कुंभई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़ करके पाताल में चला गया। मुद्दा यह भी है कि पहली बार भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 86 पर हो गया। 86 रुपए में एक डॉलर, बाप रे बाप। यही मोदी जी कहते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का वजूद पहले गिर जाता है। और आज ऐतिहासिक रूप से रुपया गिर गया है। आज ही अखबारों में खबर है कि टमाटर और प्याज जैसी चीजों की महंगाई से थाली की कीमत 60% बढ़ गई। ये महंगाई में मुद्दा है, बीपीएससी मुद्दा है बिहार का, और बेरोजगारी मुद्दा है, अशिक्षा मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं। तो ये चुनाव जनता के बीच में उन पर लड़ा जाएगा, कुंभ के द्वारा नहीं लड़ा जाएगा। तीसरी बात में और जो अभी शशांक जी ने कहा कि अंबेडकर का मुद्दा, अभी जिस दिन मोदी जी द्वारका में बड़ी रैली कर रहे थे, लाल झंडे की यूनियन, एकटक की यूनियन ने आजादपुर मंडी में डॉक्टर अंबेडकर को आधारित एक रैली की थी। मैं उसका मुख्य वक्ता था। और जब मैंने ये कहा कि जितना जितना रट
भारतीय जनता पार्टी सावरकर 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 लगाती है, उतना अगर डॉक्टर अंबेडकर का लगाती तो ये देश ऊपर उठ जाता। इस बात पर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट हुई, उससे ये साबित हो गया कि गरीब और मजदूर और मेहनत कश जनता के बीच में डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा कितना गहरा है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर देखा कि इस जुमले को, जिसको मैंने अभी बताया, लोग इसे सोशल मीडिया पर अलग से डाल रहे हैं। ये चल गया आज, तो ये मुद्दा भी है, इसलिए कुंभ बुम्ब नहीं। अंत में दो बात और कहूंगा कि वो फरवरी में चुनाव 5 फरवरी 8 फरवरी से रिजल्ट इसलिए भी कराना चाहते थे कि श्री राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो इसी फरवरी में रिटायर हो रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में वो चुनाव कराना चाहते थे। और दूसरा, मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजीव कुमार ने उन सारे सवालों के जवाब दिए, कौन से के, जो चुनावों के दौरान धांधली के उठते रहे, लेकिन एक बात पर उन्होंने मुंह नहीं खोला, जैसे कि जिस बात को काफी हद तक जिस बात के लिए संभावना मिल्कीपुर में भी है और दिल्ली में भी है, और जो कुंदरकी में हुआ कि प्रशासन के जरिए एन वक्त पर और फोन करके सरकार और सीट को हार में जीत और जीत में हार में बदलवा देती है, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसको भी ध्यान में रखिए। और अंतिम बात, दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं 1 हफ्ते से, दिल्ली में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के अंदर हारी हुई है, जनता के दिल दिमाग में, लेकिन वो बड़े पैमाने पर धन का वितरण करेगी और वोटों को खरीदने की कोशिश करेगी गरीब आबादियों में, झुग्गी झोपड़ियों में। और अब तो निम्न मध्यम वर्ग भी बड़ा लालची हो गया है, अगर उसके घर भी 1 वोट के 5,000 पहुंच जाते हैं और 5 वोट के 25,000 पहुंचते हैं तो उसको कोई गुरेज नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों में ठीक है आज इंडिया गठबंधन उस तरह नहीं चल रहा और मेरे ख्याल से अभी वो संभलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन जनता का अपना एक गठबंधन है, उसकी भुक्तभोगी जनता की अपनी रीति नीति है और वो उस गठबंधन और रीति नीति पर चलेगी और दोनों जगह, दिल्ली हो या मिल्कीपुर, वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर देगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों जगह ऐसी रणनीति लेकर के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह सामना करना पड़े। मिल्कीपुर में हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन प्रदान कर दिया है और दिल्ली में हमने प्रतीक रूप में सीमित सीटें लड़ाने का निश्चय किया है। तो ये दोनों ही हमारी रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के उद्देश्य से है और इसमें हमें लगता है हम कामयाब होंगे। ये बात तो सच है कि ये सरकार विज्ञापनों की सरकार है, ये सरकार प्रचार प्रसार की सरकार है और ये जो छोटी से छोटी चीजों को पूरा इतना बड़ा अपना गुब्बारा फुला करके कहते हैं, चाहे वहाँ चादर वो चढ़ाने की बात हो अजमेर में, यहाँ महाकुंभ की बात हो, जो स्वाभाविक प्रक्रिया से चलता है उसको भी फुला करके, और उसमें भी इनकी कमाई होती है। ये तमाम दूसरे फंडों से स्वच्छ भारत अभियान का जितना पैसा है उसमें इन्हीं का रिपोर्ट बताता है कि 52% पैसा विज्ञापनों पे गया है, या ऐसे तमाम तरीके की इनकी चीजें हैं। और आज की तारीख तक पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, क्या हो रहा है उसका उपयोग, ये उसको कुछ भी उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि महाकुंभ को भी उसी तरीके से ये लोग अपने प्रचार का माध्यम बना करके और शायद उसी में गोता लगा करके, ये ऐसा उनको लग रहा है कि अपना दिल्ली में भी ये उभर जाएंगे और अपने मिल्कीपुर में भी उभर जाएंगे। लेकिन अब देखिए 8 तारीख को क्या होता है कि वाकई उसमें मोक्ष पा जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, या इनको चिल्लू पर पानी ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे क्या करें 8 तारीख के बाद। आप सारे साथी इससे जुड़े, आप सारे लोगों को बहुत बहुत आभार। शशांक यादव जी जुड़े, डॉक्टर गिरीश जुड़े, मुकेश जी जुड़े और डॉक्टर सलीम साहब जुड़े। हमारे 2 साथी हमको लगता है कि किन्हीं कारणों से
आज से नहीं आ पाए हैं सुमन गुप्ता जी, और खास करके मैं आज आमंत्रित अपना किया था जयशंकर पांडे जी को, लेकिन जयशंकर पांडे जी ने जो कि उस समय जिस समय 89 में इनका अपना पराकाष्ठा पर था, उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी वहां संसद जीती थी और अयोध्या उसके नीचे समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडे जीते थे। इसका आज तक इतिहास है और वो परंपरा आज तक चली आ पा रही है। ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाहे जितना कोशिश करें, लेकिन इनके सारे ध्रुवीकरण के बावजूद एक जमाना था जब इनका पराकाष्ठा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था। उस समय भी राम से संबंधित जितनी चीजें थी, अयोध्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, अपना चित्रकूट था, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, मधुबनी था, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। तो ये तो समाजवादी आंदोलन का, समाजवादियों का एक पुराना इतिहास, पुराना रिकॉर्ड है। इसमें ये सही मायने में घबराए हुए हैं और ये आज की तारीख में ये तो खुद ही अपने द्वंद्व पर फंसे हुए हैं। पल्लवी पटेल और उसकी बहन को लेकर के जो छीछा लेकर इनकी सरकार की हो रही है, वो अगर शायद कोई दूसरा आदमी रहता तो वाकई अपना जाकर चुल्लू पर पानी ढूंढता, लेकिन इनको तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, अब इसको देखना है कि इन चुनाव